मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हर रोज की तरह देश दुनिया की तमाम खबरें हम पढ़ेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे और रिकॉल करेंगे। आज दोस्तों कुछ रीजंस की वजह से क्लास में घर से ही ले पा रहा हूं। आई होप सो आवाज पिक्चर दोनों क्लियर होंगे। कुछ रीजंस की वजह से तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें ताकि क्लास की शुरुआत जो है हम कर पाए। तो स्टार्ट क्लास करेंगे और दोस्तों स्टार्ट होगी क्लास हमारी रिवीजन के साथ। तो दोस्तों रिवीजन, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कल पढ़ा था लाला लाजपत राय जी के बारे में और आपको बताया था लाला लाजपत राय जी का रोल अलग अलग हिस्सों में। यहाँ पर शेख रिवान, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, उन्हें लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है। और दोस्तों उनका जन्म 1865 में हुआ था। कहां पर हुआ था? मोगा डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब में है, वहां पर उनका दोस्तों जन्म हुआ था, बुड्ढी के नामक एक विलेज में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि दोस्तों उनका जो सबसे ज्यादा उनकी जो विख्यात थी पॉपुलैरिटी, वो 1907 के सूरत सेशन की वजह से हुई थी, जहां पर दोस्तों वो लाल बाल पाल में शामिल हुए। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा दोस्तों आर्या समाज का जिक्र करूं, आर्या समाज को जो है पंजाब में प्रमोट करने में उनका एक इंपॉर्टेंट जो है वो रोल रहा। फिर हमने बात की थी ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की, दोस्तों उसके वो प्रेसिडेंट रहे। पंजाब नेशनल बैंक के वो को फाउंडर रहे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कई सारी किताब जैसे अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, यंग इंडिया, काफी सारी किताबें इन्होंने लिखी। न्यूज़पेपर वंदे मातरम और आर्या गैजेट जो है इनके द्वारा पब्लिश किए गए। इसके अलावा एक मंथली जर्नल यंग इंडिया भी इनके द्वारा शुरू किया गया था। ये दोस्तों दूसरी जो न्यूज थी वो जुड़ी हुई थी हमारी दुबई एयर शो से। और इस दुबई एयर शो में भारत की तरफ से दोस्तों सूर्यकरण की जो एरोबेटिक टीम है और ये तेजस की जो टीम है, ये दोनों ही टीम्स ने पार्टिसिपेट करने के लिए वहां गए। और इसमें हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है संजय सेठ, वो भारतीय डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये फेस्टिवल हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये दोस्तों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे पढ़ा था, कल 17 नवंबर को था। दोस्तों इसकी जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है जब जर्मनी में हिटलर ने दोस्तों नाजियों के खिलाफ विद्रोह उनको जो है सप्रेस करना शुरू किया था। तो तब जो है सजैक स्टूडेंट्स ने 1939 में पराग में उसके अगेंस्ट जो है वो नारेबाजी या एक्टिविज्म शुरू किया। और 2 साल बाद 1941 में पहली बार जो है ये ऑब्जर्व किया गया दोस्तों। और मतलब ये द्वितीय विश्व युद्ध में स्टूडेंट्स की अपराइजिंग्स थी जो नाजी ऑपरेशन के खिलाफ, उसके लिए हर साल इसे किया जाता है सेलिब्रेट या ऑब्जर्व कह लीजिए। ठीक है, तो 17 सितंबर। हाँ जी, तो यहाँ पर आशीष सिंगल, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, जो जो 7 स्टूडेंट जोड़ रहे हैं सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगली जो न्यूज है वो है दोस्तों दुनिया का छठा लार्जेस्ट पेटेंट फिलर जो है वो भारत बन चुका है। दोस्तों पेटेंट का मतलब है कोई नई रिसर्च हो और नया दोस्तों कोई किसी कंपनी का लोगो हो या दोस्तों कोई कंपनी का जो पंच लाइन हो, उसको रजिस्टर करने का काम, उसे हम पेटेंट बोलते हैं। दोस्तों भारत ने अभी तक 64,000 पेटेंट एप्लीकेशंस दी हैं। और भाई हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने बताया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग रिसेंटली ही 81 से 38 पहुंची है। ये बता रहा है कि भाई हमने कितना ज्यादा डेवलपमेंट जो है इस क्षेत्र में जो है वो कर लिया है। इसके अलावा कल स्टूडेंट पूछ रहे थे कुछ फ्लैग बीचेस के बारे में। मैं यहाँ पर क्लास इस न्यूज से पहले बता दूं कि स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई इंडिया में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचेस हैं। तो दोस्तों इंडिया में टोटल 13 बीचेस हैं। और दोस्तों अब ये जो 13 में से 2 जो बीचेस थे उनको दोबारा से जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और ये उड़ीसा का पुरी बीच है और सुनापुर बीच है। दोस्तों पुरी और सुनापुर बीच, और जहां पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, दोस्तों ये डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं FEE।
इसके द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों ये वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड और इको एजुकेशन और अवेयरनेस बेस्ड है। तो मतलब जो है दोस्तों, ये इनके ऊपर जो है, जो खरे उतरते हैं उन बीचेस को जो है ये दिया जाता है, पुरी और सुनापुर का जो है वो बीच। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज थी वो दोस्तों नेशनल एपिलेप्सी डे से जुड़ी हुई थी। दोस्तों नेशनल एपिलेप्सी डे जो 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अभी ये जो एपिलेप्सी डे है ये दोस्तों हर साल, और ये एक न्यूरो जो है प्रॉब्लम है, न्यूरो डिसऑर्डर है, और दोस्तों हर साल 17 जो है सितंबर को इंडिया में जो है इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। और यहाँ पर जो है भाई इसको लेकर अवेयरनेस है कि टाइमली एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो, प्रमोशन हो सोशल एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट की, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोर कॉमन जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट इज ऑफ्टन सराउंडेड बाय स्टिग्मा, मिथ्स एंड फियर। तो याद रखें। तो दोस्तों ये हमारी कल जो हमने न्यूज पढ़ी थी उससे जुड़ी हुई है। अब हम जो है बढ़ेंगे दोस्तों आगे, मतलब आज जो है आज की जो न्यूज है उनकी तरफ जो है मूव ऑन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मुझे जल्दी से बता दें, मेरी आवाज पिक्चर को लेकर कोई समस्या तो नहीं है जितने भी स्टूडेंट आ चुके हैं? ठीक है, एक बार क्लियरिटी जरूर बता दें और गुड मॉर्निंग जरूर किया करें भाई। गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं कह रहा कि आपको विश ही करना है, बस इसलिए बोल रहा हूं कि पता लगे कि स्टूडेंट आ चुके हैं, कौन कौन आए हैं। ठीक है, आपके नाम, आपके शहर, कई सारे अब जो है जानने लगे हैं। और दोस्तों हमें इसी तरह आगे बढ़ना है। अभी एग्जाम है ईपीएफओ एपीएफसी का, उसको लेकर भी हमने करंट अफेयर सीरीज कल से शुरू की है। आप में से किस किस ने देखा है वो जरूर बताएं कल कल। और अब ये हर अल्टरनेटिव डेज के ऊपर दोस्तों ये सेशन जो है वो हुआ करेगा। तो यहाँ पर जो है पहली जो न्यूज है वो बांग्लादेश से आ रही है दोस्तों आज। और बांग्लादेश के कोर्ट ने दोस्तों जो शेख हसीना थी, दोस्तों शेख हसीना जो कि अगर आप देखें 96 से लेकर 2001 ये 5 साल, और दोस्तों 2009 से लेकर 2024 और यहाँ पर 15 साल, मतलब 20 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद जब दोस्तों इस साल घटना हुई थी, वहां पर एक तरह से युवाओं का आक्रोश उनके खिलाफ आया और उनको देश जो है छोड़कर भागना पड़ा। तो अब उनके खिलाफ कई सारी एट्रोसिटीज के केसेस वहां के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, ह्यूमैनिटी ट्रायल चल रहे हैं। और दोस्तों इस केस में कल वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इनको मौत की सजा जो है वो सुनाई है। दोस्तों इनको जो है फांसी की सजा जो है सुनाई है। तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल वांट टू अनाउंस इट्स वर्डिक्ट, और ये 17 तारीख को कल जो है सुनाई जा चुकी। ये दोस्तों 3 जजेस का पैनल था जिसको मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार हेड कर रहे थे। और दोस्तों इनके द्वारा ये फैसला, और कल से कई सारी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दिखाया गया कि भाई लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो कई सारे क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर एट्रोसिटीज की, ये उनके ऊपर एलिगेशंस थे, तो ये एक इंटरनेशनल क्राइम है, ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट, और उनके द्वारा ये सजा सुनाई गई। तो ये चार्जेस थे मल्टीपल इंडिविजुअल्स जो है स्टूडेंट अपराइजेंस को जो है बहुत सारे विद्यार्थियों को मारा गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और मिस यूज ऑफ पावर, ये सारे एलिगेशन उनके खिलाफ जो है लगाए गए, जिसकी वजह से ये सजा जो है कल मुकर्रर कर दी गई है। दोस्तों शेख हसीना यहाँ पर बात करें, जो बता चुका हूं मैं आपको, 96 से लेकर 2001 और 2009 से लेकर 2024 तक जो है देश की प्रधानमंत्री रही हैं। दोस्तों इनका जन्म 1947 में जो है, उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो क्योंकि 1971 में की वॉर के बाद ही इंदिरा गांधी ने जो है इसे बांग्लादेश बनाया था। तो दोस्तों इनके पिता जो शेख मुजीबर रहमान थे वो एक तरह से फादर ऑफ द नेशन थे। और उनकी जो है बाद में जब बांग्लादेश बना था तो कुछ ही सालों बाद गोली मार के हत्या कर दी गई। और हम बाद में देखते हैं कि इन्होंने भी अपना राजनीतिक कैरियर जो है वो आगे लेकर गए, और 20 साल तक जो है 96 से 2001, 2009 से 2024 तक इसकी प्रधानमंत्री भी रही। तो फिलहाल आपको अगर मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताऊं दोस्तों, तो शेख मुजीबर रहमान याद रखें, फादर ऑफ द नेशन है वहां के। और इन्होंने जो है भाई ढाका की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर जो है लंदन में पढ़ी है, और फिर यहां पर आकर राजनीति की। अभी फिलहाल भारत ने ही इनको पॉलिटिकल असाइलम जो है वो दी हुई है, राजनीतिक शरण जो है वो दी हुई है, और बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये हमारे पड़ोस में जो है इस तरह से, और अभी बांग्लादेश हमने न्यूजीलैंड नेपाल में भी देखा था, वहां पर भी जेनजी की रिवोल्ट के बाद वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं आशीष सिंगल, ऋचा सिंह, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं स्टूडियो? ठीक है, हाँ जी,
तो सर इज दिस द मैराथन? नहीं, मैराथन क्लास हमारी 2 बजे होगी और वो अल्टरनेट डेज के ऊपर होगी, मतलब कल होगी वेडनेसडे को और फिर फ्राइडे को, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि भाई जो न्यूजीलैंड की सॉरी नेपाल की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, और वहां पर पहली बार था कि कोई महिला जो है वो दोस्तों प्रधानमंत्री जो है वो बनी है, उनका नाम जल्दी से मुझे आप बता दें। फिर दोस्तों दूसरी जो न्यूज है वो एक अवार्ड से जुड़ी हुई है, और ये अवार्ड है मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024। दोस्तों ये अवार्ड कल वाइस प्रेसिडेंट जो नए नए नवनिर्मित हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधा कृष्णन, उन्होंने दोस्तों ये सेरेमनी जो दिल्ली में हुई थी मनोरमा न्यूज पेपर अवार्ड उसको अटेंड किया, और वाइस प्रेसिडेंट द्वारा दोस्तों ये अवार्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें मिनिस्टर की, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर टूरिज्म एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सुरेश गोपी, उनको जो है ये दोस्तों ये अवार्ड है दिया गया। तो ये बेहतरीन काम अपने फील्ड में टूरिज्म में करने के लिए दोस्तों दिया जाते हैं, और ही अंडरस्कोर द मीडिया विटल रोल हाईलाइटिंग द नेशन पॉजिटिव डेवलपमेंट टू इंस्पायर ऑप्टिमिज्म। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को सराहा कि देश के युवाओं में एक पॉजिटिव जो है वेव जो है जनरेट करने में उनका एक महत्वपूर्ण जो है वो रोल है। तो ये याद रखें दोस्तों, अवार्ड है मनोरमा न्यूज़पेपर अवार्ड, और ये मिला किसको है? टूरिज्म एंड पेट्रोलियम गैस मिनिस्टर ऑफ स्टेट है दोस्तों सुरेश गोपी को ये अवार्ड है वो दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज दोस्तों कल 2 दिन पहले की है, 16 नवंबर को, ये बड़ा महत्वपूर्ण डे है, और ये नेशनल प्रेस फ्रीडम प्रेस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं दोस्तों 3 मई को 3 मई को भी प्रेस फ्रीडम डे होता है, ठीक है, जिसमें ऑनर किया जाता है दोस्तों फ्री प्रेस को, रिस्पॉन्सिबल प्रेस को। वैसे आजकल प्रेस का क्या ही जो है रोल है भारत में आप सबको पता है दोस्तों, हमने रिसेंटली देखा था कि एक दिन धर्मेंद्र को जो है वो मार दिया था सुबह सुबह। कभी जो है हमारे यहाँ 500 रुपये के नोटों में चिप आ जाती है। तो मीडिया रिस्पॉन्सिबल उतना तो नहीं है जितना हम, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जिसका हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी भाई बेहतरीन काम जो है वो दिन ब दिन हो रहा है। इट इज ऑफ्टन दोस्तों, इसको जो है डेमोक्रेसी का चौथा पिलर वैसे कहा जाता है, ठीक है, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है वो जो है कहीं किसी से भी ज्यादा है। तो भाई इस पे फोकस किया जाता है कि हम मिस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है ध्यान ना दें, नेगेटिव न्यूज जो है ना फैलाएं, जिससे देश में अराजकता जो है फैलने के चांसेस जो है वो रहते हैं। ये दोस्तों अगली जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है यूएई से, ठीक है। तो यूएई, अब आप सबको पता है दोस्तों भारत में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन अब एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुकी हैं, लेकिन यूएई देखें भाई उसमें अभी कुछ दिन पहले ही पहली बार जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई थी, और इसको लेकर दोस्तों जो है वहां की मीडिया ने काफी ज्यादा जो है वो प्रमोशन की। ही एग्जीक्यूट हाँ जी, तो यूएई एग्जीक्यूट फर्स्ट एवर डिजिटल, दोस्तों ये डिजिटल अगर आप ये समझ ही चुके होंगे, ये मैं वैसे ही ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ जैसी आप गूगल पे से, जैसी आप फोन पे से, जैसी आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, इवन अब तो थर्ड पार्टी ऐप की भी जरूरत नहीं दोस्तों, जो बैंकिंग की एप्स है, ठीक है, आप सबको पता है बैंकिंग की एप्स, जैसे कि यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूं है ना, आपको थोड़ा इजिली दिखाई देगा। जैसे कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की व्योम है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक की आई मोबाइल है, ठीक है। तो इस तरह की ये जो ऐप है मतलब जिससे आप यूपीआई कर पाते हैं, तो ये जो यूपीआई है यही डिजिटल ट्रांजैक्शन है। तो यूएई ने दोस्तों ये अभी जो है फर्स्ट एवर टाइम एग्जीक्यूट इसे किया है, तो हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग, और दोस्तों इसको करने में लगभग 2 मिनट का जो है समय लगा। दोस्तों वहां की जो करेंसी है ना यूएई की वो दिरहम है, जैसे भारत में रुपी है करेंसी, इनकी जो करेंसी है वो दिरहम है। तो लाइटनिंग फास्ट डिजिटल पेमेंट मेजर लीड फॉरवर्ड इन द यूएई मिशन टू मेक ए ग्लोबल डिजिटल फाइनेंस हब। तो ट्रांजैक्शन वाज एग्जीक्यूटेड बाय द एम ब्रिज, जैसे हम अभी मैं बता रहा था आपको गूगल पे फोन पे, तो वहां पर जिस ऐप के जरिए ये किया गया वो एम ब्रिज है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द कंट्रीज रेडीनेस टू अडॉप्ट नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों ये डिजिटल दिरहम ये यूएई की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, जिसका नाम सीबीयूएई है। वैसे बता दूं दोस्तों, ये जब मैं डिजिटल करेंसी की बात करता हूं ना, तो भारत में भी आरबीआई ने रिसेंटली ही डिजिटल रूपी जो है वो इशू किया है, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है
कि हमारी फिजिकल कैश के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी कम हो, जिसकी वजह से जो ब्लैक मनी है जनरेट हो रही है या फिर दोस्तों जो काउंटर फिटिंग है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें। तो ये यूएई में बात करें, उनकी ब्रॉडर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है ये प्रोग्राम है उनके सेंट्रल बैंक सीबी। सीबी का मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई का। और दोस्तों ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा अलग है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बिल्कुल दोस्तों आजाद होती है, कोई उसे बैक नहीं कर रहा, लेकिन इसको जो है यूएई का जो सेंट्रल बैंक है वो बैक कर रहा है। और दोस्तों ये इंश्योर कर रहा है वहां का सेंट्रल बैंक की रियल टाइम ट्रांजेक्शंस हैं और पब्लिकली इसे इजिली जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आशीष सिंघल ने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर भी दिया है। श्रीमती सुशीला कर्की जो नेपाल की जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनके इतिहास में पहली महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनी है। वेरी गुड जो है आशीष सिंघल, बाकी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं साथ साथ। दोस्तों यहाँ पर यूएई ने जो है पहला डिजिटल दिरहम ट्रांजैक्शन जो है वो किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां का सेंट्रल बैंक, याद रख लें। वैसे आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का जो यूपीआई है दोस्तों, आज हमारे सेंट्रल बैंक का कौन कौन से देशों के साथ एमओयू है कि जिन देशों में जाकर हम अपना यूपीआई कर सकते हैं? आप क्या मुझे आप बता सकते हो? ठीक है, तो जैसे कुछ ही दिन पहले बताया था आपको, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ जो यूरोपियन कंट्री है ना, यूरोपियन कंट्री कौन सा है जहां पर हम यूपीआई करने के लिए अलाउड है? जैसे एशिया में तो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं, जैसे भूटान है दोस्तों, भूटान के अलावा जो है इवन यूएई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेपाल है दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका है दोस्तों, श्रीलंका के अलावा यहाँ पर हमारा मालदीव्स है। ठीक है, तो इन सभी कंट्रीज में इवन मॉरिशस है। और अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्री की, राजकुमार, एनीवन, आशीष, हाँ जी, एनीवन कैन आंसर दे सकते हैं? अगर मैं बात करूं तो भाई आंसर इज दोस्तों वो है फ्रांस। तो फ्रांस में भी अब आप वहां पर कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स, ठीक है, यूपीआई के जरिए ही। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ जो जुड़े थे मिश्रा जी, ठीक है, आशीष मिश्रा जी, उनके द्वारा जो है ये बात है बताई गई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जो है। फिर दोस्तों ओमान का जिक्र करते हैं। ओमान ने जो है वो यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल है उसको ज्वाइन किया है। दोस्तों ये ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी मतलब भाई दुनिया भर में हम जो पर्यावरण के मद्देनजर जो कार्य करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं दोस्तों, उसको लेकर जो है महत्वपूर्ण जो है रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यूएस ओमान जो है वो सिलेक्ट हुआ है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल। और दोस्तों इनकी जो टर्म है वो 4 साल की टर्म है, 2025 से 2029 के लिए। ठीक है, इलेक्शन टुक प्लेस और ये दोस्तों ये फैसला जो है यूनेस्को की समरकंद में उनका 43rd जो है वो यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पर ये फैसला लिया गया जहां पर ओमान को 4 सालों के लिए चुन लिया गया। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम का जिक्र करें अगर मैब का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो दोस्तों ये 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। हाँ जी, वेरी गुड मिश्रा जी, सिंगापुर में भी है, वेरी गुड जी। और ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक इनिशिएटिव है जिससे कि ह्यूमंस और एनवायरनमेंट का जो है रिलेशन है और बेहतर हो सके। दोस्तों ये प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी को, ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट को और दोस्तों हार्मोनी को फोस्टर करता है बिटवीन पीपल एंड नेचर। दोस्तों यहाँ पर ओमान का ये जो है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इट्स ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी मेकिंग। मतलब ओमान के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। एंड दोस्तों इससे जो है ओमान और उसके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, जंगल है, तो वहां पर जो है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया है। और यहाँ पर 2025 से 2029 यहाँ पर आपको जरूर याद होगा कई सारे ऐसे ही टन्योर्स, जैसे कि दोस्तों भारत भी अभी रिसेंटली ही COP10 में 2 साल के लिए 2025-26 के लिए री इलेक्ट हुआ है। ऐसे ही कल भी मैंने आपको बताया था जो हमारी मैराथन हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 25-26 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो चुना गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद जो है वो रखना है। तो ये दोस्तों जो है आज की हमारी जो है न्यूज थी। ठीक है, और अब हम जो है शुरू करेंगे दोस्तों हमारी नेक्स्ट मतलब आज का जो ऑल इंडिया रेडियो में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ पर मैं चेंज कर लूं कलर। ठीक है, तो यहाँ पर भाई क्योंकि ये कलर ब्लैक सही रहेगा। तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है सिर्फ इमर्जिंग मार्केट नहीं और इट आल्सो एन इमर्जिंग मॉडल फॉर द वर्ल्ड टू एमुलेट। ये एक घोषणा मतलब चुनावी भाषण दे रहे थे, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसके अलावा बिहार को लेकर न्यूज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे टेररिस्ट जो है वो पकड़े हैं एनआईए ने। भूपेंद्र यादव बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड इंडिया विल पब्लिश इट रिवाइज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर 2035। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है कि उन्होंने अप्रूव कर दिया है यूएस प्लान दैट ऑथराइज्ड इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फॉर गाजा। तो ये कोई ज्यादा अभी भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन ये इजिप्ट के कैरो का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां पर कुछ दिन पहले सम्राट राणा द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, याद है ना। यहाँ पर 25 मीटर सेंटर पिस्टल फायर में गुरप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ये सऊदी अरेबिया की न्यूज है कुछ। फिर नरेंद्र मोदी ने इंसिडेंट हुआ है दोस्तों जो सऊदी अरेबिया में, जहां पर कुछ यात्री जा रहे थे, भारतीय यात्री, और वहां पर टक्कर हुई है और इसको लेकर जो है सैडनेस दिखाई है। इसके अलावा आर्मी के जो चीफ है हमारे उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया कि भाई किसी भी तरह का जो है आप गुस्ताखी ना करें, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ ट्रेलर था। फिर एनआईए को लेकर न्यूज है, बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल जो है उसने शेख हसीना को जो है वो फांसी की सजा सुनाई, आपको बता ही दिया। और इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी ने 1 साल की डील की है टू इंपोर्ट एलपीजी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज का मतलब है वो कंपनीज जिसमें सरकार की हिस्सेदारी एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा हो। तो ये जो पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी, जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों बीपीसीएल एग्जांपल हो सकता है। तो अब जो है एलपीजी का जो इंपोर्ट है वो यूएसए से जो है वो कर सकेगी, जो है वो देश जो है कर सकेगा। तो दोस्तों जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही न्यूज या दो ले लीजिए, गुरप्रीत सिंह वाली और ये ऑयल पब्लिक सेक्टर वाली, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट मुझे। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है मैं समाप्त करूंगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा, और आज कुछ रीजंस की वजह से मैं घर से ले पाया क्लास, लेकिन कल जो है फिर दोबारा से दोस्तों आपको स्टूडियो में मिलेंगे और ऐसे ही बेहतरीन क्लास जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। सेशन अच्छा लगता है तो इसे शेयर लाइक जो है वो जरूर जो है कर दीजिए। आपका अपना सेशन है दोस्तों, अपना प्यार जरूर बरकरार रखें।